अगेन मोस्ट वेलकम। मैं राकेश राजपूत आपका ज्योग्राफी की नेक्स्ट सेशन में स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। एटमॉस्फेयर और वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो विद कॉन्सेप्ट हम लोग करते चलेंगे। वायुमंडल के केस में अगर देखें तो टोटल जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है इसको क्लासिफाइड किस अकॉर्डिंग करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशंस क्या हो सकती हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा होगा और एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। और इसको ही अगर हम लोग इस तरीके से वर्टिकल सेक्शन में देखें तो देखो ये आपका ट्रोपोस्फियर, इसके बाद ये वाली लाइन स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद ये वाली मिसोस्फियर, इसके बाद थर्मोस्फियर और इसके बाद एक्सोस्फियर। ठीक। तो इस चीज को अगर हम देखें तो कहीं पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कहीं पे इंक्रीज फिर डाउन। ठीक। इस चीज को अगर वन बाय वन पॉइंट में हम देखें तो पहला स्ट्रक्चर तो आपको एटमॉस्फेयर का यू नजर आ रहा है। इस एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को सिंपली सबसे पहले हम खुद ड्रॉ करके जितना देखेंगे उतनी आसानी से ये चीजें हमें समझ में आएंगी। देखिए, अगर एटमॉस्फेयर को सिंपली हम कैटेगराइज करें तो एटमॉस्फेयर को कंसीडर जो किया जाता है नियर अबाउट, कंसीडर इसको किया जाता है 10,000 किलोमीटर के लगभग। मतलब वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर। तो अगर 10,000 किलोमीटर हम कंसीडर करें तो देखिए यहां पर हम लोगों ने एक लाइन यूं ले ली, इसको अर्थ की सरफेस समझ लेते हैं, और इस तरफ से एक लाइन, पहली लाइन ये स्केच, यहां पर हम दो लाइन लेंगे। दो लाइन क्यों लेंगे इसकी वजह भी बताऊंगा, और यहां पर कुछ लाइन हमें स्केच करते चलने हैं। देखिए, अर्थ के स्पेस के सबसे नियरेस्ट, जो सबसे नियरेस्ट होता है वो होता है आपका ट्रोपोस्फियर। तो ये लाइन हम लोगों ने बनाई ट्रोपोस्फियर की, पृथ्वी की सतह से नियर अबाउट 15 किलोमीटर। एनसीईआरटी इसको 13 किलोमीटर लेकर चलती है। मार्क और जेफरसन की जो बुक है वो 15 किलोमीटर इसको क्लासिफाइड करती है। तो चलिए हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि ये हाइट 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। इसके बाद अगली लाइन यहां पर हम स्केच करेंगे 50 किलोमीटर पर। ये लाइन आपकी स्केच हुई 50 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर, 50 किलोमीटर। इसके बाद अगली लाइन हम लेंगे 80 किलोमीटर की हाइट पर, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। और इस 80 किलोमीटर वाली लाइन को इस तरफ एंट्री कराएंगे, बाकी किसी भी लाइन ने इस तरफ एंट्री नहीं की है, सिर्फ 80 किलो वाली जो किलोमीटर की लाइन है उसने इस वाले पोर्शन में एंट्री की है। इसके बाद अगली एलिवेशन यहाँ पर जो हम हाइट दिखाएंगे वो होगी 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। तो ये एलिवेशन या ये जो हाइट हम लोगों ने ली है 640 किलोमीटर। कई बार बुक्स में इसको 600 किलोमीटर भी लिख देगा, कई बार 480 किलोमीटर भी लिख देता है, 480। तो आप कंफ्यूज मत होना, इस एलिवेशन या इस हाइट को हम लेंगे 640 किलोमीटर। ठीक। और यहां पर जो टोटल हाइट हम लोगों ने मेंशन की थी एटमॉस्फेयर की, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। चलिए, एटमॉस्फेयर का अगर क्लासिफाइड किया जाए या यदि क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि वायुमंडल का वर्गीकरण, तो वायुमंडल को दो आधारों पर हम वर्गीकृत करेंगे। दो आधार कौन कौन से होंगे उसको हम देखते चले। देखिए, पहला जो ये सेक्शन आपको नजर आ रहा है, सिर्फ दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस। पहला पॉइंट यह है कि वायुमंडल में गैसों के मिश्रण के आधार पर, पॉइंट नंबर ए। और पॉइंट नंबर बी, देखो, पहला जो कॉलम हम लेंगे अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिश्रण के आधार पर। और दूसरा लेंगे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू
टेम्परेचर। अभी हमारे पास दो क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस आप पूरे एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हो। अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। गैसों के मिश्रण के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तो अगर ये गैसेस का मिक्सचर के अकॉर्डिंग है तो ये वाला हिस्सा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर देखो कुल कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एटमॉस्फेयर कैन बी क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स, इन 5 पार्ट्स। अब यहां पर अगर देखें, अर्थ सरफेस से लेकर 80 किलोमीटर की हाइट तक गैसेस का मिक्सचर लगभग एक समान होता है। और जब एक समान होता है तो इस हाइट को हम कहते हैं होमोस्फियर। ठीक, पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का मिश्रण एक समान होता है, इसलिए सममंडल या होमोस्फियर। द मिक्सचर ऑफ गैसेस फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, दिस इज नोन एज होमोस्फियर। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का मिश्रण एक समान होता है, जिसको सममंडल कहा जाता है। तो ये जो आपका पहला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं होमोस्फियर। होमोस्फियर, होमोस्फियर या इसको आप कहोगे सममंडल। ये क्या है आपका, होमोस्फियर या सममंडल। होमोस्फियर या सममंडल, ठीक, मतलब समान मात्रा में मिक्सअप है। और जब इस वाले हिस्से में आओगे, यहाँ पर गैसेस जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है, यहाँ पर गैसेस की अलग अलग लेयर मिलेगी, सेपरेट लेयर। मतलब 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद गैसों का मिश्रण एक समान नहीं होता, गैसों की अलग अलग लेयर्स या परत मिलती हैं, जिसको विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर कहा जाता है। आफ्टर 80 किलोमीटर हाइट द मिक्सचर ऑफ गैसेस विल नॉट यूनिफॉर्म, द डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस फाइंड विच इज नोन एज हेट्रोस्फीयर। तो गैसों के मिश्रण के आधार पर दो पार्ट, ये पार्ट है आपका हेट्रोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर या विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर या विषम मंडल। ठीक, अब इस वाले हिस्से में आ जाइए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कंसीडर किया जाता है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। अगर उस चीज को हम यहाँ पर देखें तो देखो, यहाँ पर ले लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाओगे, मान लो आप कहीं भी मौजूद हो, और जब आप हिमालय की तरफ चलना शुरू करो तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा रहे हो तो हिमालय की तरफ ही तो जा रहे हो, और जैसे आप पहुंचोगे हिमालय की तरफ अपने आप टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जो पहला स्फीयर आपको नजर आएगा, इस स्फीयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और जब आप यहां तक पहुंचे तो टेम्परेचर हो गया -57 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एक लाइन वर्टिकल रखेंगे। देखिए, आप 13 किलोमीटर की हाइट तक आए तो टेम्परेचर डाउन होते हैं -57 डिग्री सेल्सियस। इसके आगे 20 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अचानक टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, और टेम्परेचर बढ़ते हुए पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। -57 से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। इसके बाद इस वाले स्फीयर में देखो टेम्परेचर विल अगेन डिक्रीज, और ये डिक्रीज होते हुए पहुंचेगा -100 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखा जाता।
टेम्परेचर इंक्रीज, और फिर जैसे अपर जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए स्पेस में निकल जाएगा। अब यहाँ से वन बाय वन हम स्फीयर्स देखें। देखो, अर्थ सरफेस के सबसे नियरेस्ट जो आपको स्फीयर नजर आएगा, सबसे नियरेस्ट स्फीयर, ठीक, यहाँ पर इस स्फीयर को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। इस स्फीयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आपका जो ये स्फीयर है इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। समताप मंडल। और जो ये मंडल है इसको कहा जाता है मध्य मंडल या मेसोस्फियर। और मेसोस्फियर के बाद ये आपका जो है इसको कहा जाता है आयनोस्फियर। आयनोस्फियर या आयन मंडल। आयन मंडल। अगर इसको आयन मंडल या आयनोस्फियर न कहें तो इसको ही कहा जाता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर या तापमंडल। तापमंडल। और जब इस वाले हिस्से में आओगे इसको कहा जाता है एक्सोस्फियर। सबसे जो आउटर है इसको कहा जाता है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। अब यहां पर पॉइंट अगर हम चेक करें, अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिश्रण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस देयर आर टू पार्ट्स, होमोस्फियर एंड हेट्रोस्फियर। ठीक, गैसों के मिश्रण के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है वायुमंडल को, सममंडल और विषममंडल। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स। अब यहां से सबसे वन बाय वन पॉइंट हम देखेंगे। पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक कौन सा मंडल पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर या सौरमंडल। विच इज द नियरेस्ट स्फीयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस? ट्रोपोस्फियर, है ना। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि जो सबसे नियरेस्ट स्फीयर है वो ट्रोपोस्फियर। अगला पॉइंट देखो, इस स्फीयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डाउन हो रहा है या नहीं? द टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ हाइट आइदर एल्टीट्यूड्स। तो यहाँ के केस में अगर देखें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरे नंबर पॉइंट पर देखो, तीसरे नंबर पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे से बादल बना दूं, क्लाउड्स, अगर यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से क्लाउड्स बना दिए, अगर क्लाउड्स है तो रेन भी होगी। अगर क्लाउड्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पर रेन भी होगी ना। और जब ये क्लाउड्स एक दूसरे के साथ रब करें या एक दूसरे के साथ टकराव करें, तो जब क्लाउड एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो लाइटनिंग होती है ना, बिजली का चमकना, बिजली का कड़कना, है ना, ये भी यहाँ पर होगा। अगले पॉइंट में देखें, यहाँ पर जितने आंधी तूफान है, स्ट्रोम एंड विंड स्ट्रोम, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, सब इसी स्फीयर में आपको अपीयर्स हो रहे हैं ना। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये कहूं, आंधी तूफान वर्षा बादल चक्रवात प्रति चक्रवात सब किस मंडल में पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फियर या सौरमंडल में। ठीक, तो यहाँ के केस में मैं क्या नजर आया? क्लाउड्स, रेन, लाइटनिंग, स्ट्रोम, विंड स्ट्रोम, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स, ये सभी ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। अब इन सबको एक साथ क्या कहा जा सकता है? आंधी तूफान वर्षा बादल, इनको एक शब्द में कहा जाता है एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस। इनको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस।
एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस या वायुमंडलीय घटनाएं। वायुमंडलीय घटनाएं, तो ये कह सकते हैं ऑल एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस फाइंड इन ट्रोपोस्फियर, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी तूफान वर्षा बादल बिजली का चमकना सभी सौरमंडल में पाए जाते हैं। ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट में चेक करो, यहां पर एक एयर का फ्लो है जो वेस्ट टू ईस्ट चलता है, वेस्ट से ईस्ट या पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अगर हम ये दो देश कंसीडर कर लें कि एक देश जो है वो ईस्ट में है और एक देश वेस्ट में है, तो क्या हुआ कि जो वेस्ट वाली कंट्री थी वो आती है और ईस्ट वाली कंट्री पर बम्बारमेंट कर कर वापस चली जाती है। अब जब इसके फाइटर प्लेन इसके ऊपर बम गिरा कर चलेगा तो इसने भी प्लान बनाया कि हम भी ऊंचाई पे जाएंगे और इसके ऊपर बम्बारमेंट करके वापस चले आएंगे। लेकिन इनका प्लान था कि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, और जब इनके प्लेन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर गए तो एक एयर थी या एक वायु थी जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी। जब ये प्लेन आगे बढ़ता था हवा इसे धक्का लगा के पीछे कर देती थी। ये क्रम 1 घंटे चला। इसको लगा कि भाई ये बम इस देश में गिरे चाहे ना गिरे, इसके देश में जरूर गिर जाएगा। प्लेन को नीचे लेकर आता है, सभी बम को हटाकर दोबारा उतनी ऊंचाई पे जाता है, तो उसने देखा है कि एयर का फ्लो है या वायु का प्रवाह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। क्योंकि इसको फाइटर जेट ने ढूंढा था, क्योंकि जितने फाइटर प्लेन उनमें जेट इंजन लगता है, अब इसको ढूंढने का काम फाइटर जेट ने किया था, तो इस एयर का नाम रखा जाता है जेट स्ट्रीम। अब यहां पर देखें तो देखो, यहां पर आपको 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसको हम 8 किलोमीटर समझ लेते हैं और इसको 12 किलोमीटर समझ लें, तो 8 टू 12 किलोमीटर की हाइट पर एक एयर का फ्लो है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है। इस तरफ वेस्ट हो गया और इस तरफ ईस्ट हो गया, है ना। इसको हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा ईस्ट, तो ये वाला हिस्सा वेस्ट। तो इस वायु का प्रवाह जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है, इस एयर को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। इस एयर को हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह, क्योंकि फाइटर जेट ने इस वायु को ढूंढा था, जेट प्रवाह। ठीक। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि जेट प्रवाह किस मंडल में पाया जाता है? द जेट स्ट्रीम फाइंड इन विच स्फीयर? देन ट्रोपोस्फियर। जेट प्रवाह सौर मंडल में पाया जाता है। अब यहां से एक एक पॉइंट चेक करते चलो। पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक कौन सा मंडल या स्फीयर पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर या सौर मंडल। अगले पॉइंट में, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। द टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। अगले पॉइंट में देखो, जितना आंधी तूफान वर्षा बादल चक्रवात प्रति चक्रवात सब किस मंडल में पाया जाएगा? सौर मंडल में। मतलब क्लाउड्स, रेन, लाइटनिंग and storm, wind storm, cyclones and anticyclones, all atmospheric disturbance find in troposphere, find in troposphere। अब अगर चीज देखो, अगर एक फाइटर प्लेन या कोई प्लेन यहां से गुजर रहा है तो उसके लिए खतरा है ना। अगर प्लेन यहां पर उड़ान भरे तो उसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन यहीं पर होगी या नहीं? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एरोप्लेन के लिए सबसे आइडियल कंडीशन कहाँ होगी? सबसे आइडियल कंडीशन एरोप्लेन के लिए होती है स्ट्रेटोस्फियर में। अब यहां से हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर कंप्लीट कर लिया, अब जरा स्ट्रेटोस्फियर में चलो। स्ट्रेटोस्फियर में क्या हुआ है कि टेम्परेचर ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया या नहीं? क्यों इंक्रीज करना शुरू कर दिया है? क्योंकि यहां पर आपको ओजोन गैस की लेयर मिलेगी। इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा? ओजोन गैस की लेयर। अब यहां पर ओजोन गैस की लेयर आपको मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। अब ये जो ओजोन गैस है O3, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करेगी तो इस स्फीयर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओजोन लेयर ना होती
तो टेम्परेचर डाउन होते होते -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया होता। इस ओजोन लेयर ने इस स्फीयर का टेम्परेचर बढ़ाया है, तो देखो टेम्परेचर डाउन, इंक्रीज, फिर डाउन। तो यहाँ के केस में टेम्परेचर बढ़ाने का काम किसने किया है? ओजोन लेयर से। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे कि ओजोन लेयर या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप कह सकते हो स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब होता है सतह या परत। स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? सतह या परत। ओजोन गैस की सतह या परत जिस मंडल में मिलेगी वही स्ट्रेटोस्फियर। मतलब ओजोन गैस का स्ट्राटा जिस स्फीयर में मिलेगा वही स्ट्रेटोस्फियर, जिसको आप कह रहे हो समताप मंडल, है ना। अब यहां से 1 बाय 1 पॉइंट हम देखें, इसमें क्या दिखाई देता है? द हाइट ऑफ दिस स्फीयर बिटवीन 13 टू 50 किलोमीटर। इस मंडल की ऊंचाई 13 से 50 किलोमीटर के बीच। द टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। अगला पॉइंट, द ओजोन लेयर्स फाइंड इन दिस स्फीयर। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट विच कम्स थ्रू सन। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण इस मंडल में तापमान वृद्धि। ड्यू टू इट टेम्परेचर विल इंक्रीज इन दिस स्फीयर। जिसके कारण इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे, है ना। अभी सिर्फ इन पॉइंट्स को हमें समझना है। अब यहाँ के केस में देखा जाए, आपसे पूछे द आइडियल कंडीशन फॉर एरोप्लेन फाइंड इन विच स्फीयर। वायुयान या एरोप्लेन के लिए सबसे आदर्श अवस्था किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। आसानी से उड़ान भरेगा, ये आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इन सभी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस से बचकर उनके ऊपर उड़ रहा होगा। तो ये सबसे आइडियल कंडीशन है किसी भी एरोप्लेन के लिए। अगले पॉइंट में चले, आ जाइए मिसोस्फीयर में। मिसोस्फीयर में आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहला पॉइंट, इसका एड्रेस बताओ। इस मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। दिस स्फीयर फाइंड बिटवीन 50 टू 80 किलोमीटर। दिस स्फीयर फाइंड बिटवीन 50 टू 80 किलोमीटर। अगले पॉइंट में, द टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। अगले पॉइंट में देखो, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर। पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस इसी मंडल में पाया जाता है। याद रखना, पूरे एटमॉस्फेयर का जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है वो मिसोस्फीयर में ही काउंटर किया जाएगा। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर देखें, मिसोस्फीयर के बाद अगले में इस मंडल में क्या होता है? जब मिटियोर्स या उल्का पिंड जब आसमान से टूट आ रहे होते हैं पृथ्वी की तरफ। अब मान लो एक मिटियोर यहाँ पर आया और इस मिटियोर को जैसे फ्रिक्शन लगा, जैसे अगर मैं हाथ को रब करूं तो फ्रिक्शन की वजह से हाथ में गर्माहट होगी, वैसे जब एक मिटियोर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो इस पर एयर फ्रिक्शन लगाएंगी, और जब एयर इस पर या वायु घर्षण लगाएगी तो ये जलना शुरू कर देगा। जैसे हाथ को फ्रिक्शन करने से हाथ गर्म हो गया था, तो जब यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगी तो ये जलना शुरू कर देगा और ये जलते हुए नष्ट हो जाता है। अब आपसे ये कहा जाए कि सभी उल्कापिंड या मिटियोर किस मंडल में जलकर नष्ट होते हैं? ऑल मिटियोर डिस्ट्रॉय इन विच स्फीयर। तो आपको बताना है मेसोस्फीयर या मध्य मंडल में। मध्य मंडल में सभी उल्कापिंड जलकर नष्ट होते हैं, ठीक, ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ का और इसी मिटियोर को जो जलकर नष्ट होता है, इसको आप कहते हो शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा। जो आप रात में देखते हो कि कोई तारा टूट रहा है, रियली वो तारा नहीं, वो क्या होता है? मिटियोर्स, उल्कापिंड होते हैं जो स्पेस में घूम रहे, अर्थ के नजदीक से गुजर रहे थे, अर्थ की ग्रेविटी ने उनको अपनी तरफ खींच लिया, और जब अपनी तरफ खींचा तो उन्होंने जलना शुरू कर दिया फ्रिक्शन की वजह से, और ये जलकर नष्ट हुए। ये मेसोस्फीयर का केस था। अगले में चले आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को आप थर्मोस्फीयर भी कह रहे हो या तापमंडल भी कह रहे हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो गैस होगी वो आयोनाइज हो जाएगी और ये चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलेंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा। अगर देखा जाए तो जितने आवेश या चार्ज होते हैं उनको आयंस कहा जाता है या नहीं? जितने भी चार्ज होते हैं आप उनको आयंस कहते हो, आवेश को आप क्या कहते हो? आयन। जैसे धनायन एवं ऋणायन, ठीक, कैटायन एंड एनायन कहते हो ना। धनायन एवं ऋणायन मतलब कैटायन एंड एनायन। अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखें, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखें,
इस मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। द हाइट ऑफ दिस स्फीयर फाइंड बिटवीन 80 टू 640 किलोमीटर। अगले पॉइंट में द टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ अल्टीट्यूड। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। अगले पॉइंट में द चार्ज पार्टिकल्स फाइंड इन दिस स्फीयर। इस मंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं। द चार्ज पार्टिकल्स फाइंड इन दिस स्फीयर। इस मंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं। आवेशित कण का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। और जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण को ही आप कहते हो आयन, और आयन की वजह से इसको हम कह रहे हैं आयन मंडल। आयंस की फॉर्मेशन क्यों हुई? ड्यू टू हायर टेम्परेचर। तापमान की अधिकता के कारण इस मंडल में आवेशित कणों का निर्माण होता है। द चार्ज पार्टिकल्स फॉर्मेशन ड्यू टू हायर टेम्परेचर इन दिस स्फीयर। द चार्ज पार्टिकल फॉर्मेशन ड्यू टू हायर टेम्परेचर इन दिस स्फीयर। और जब इस स्फीयर में जब टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल बन रहे होते हैं। और दूसरी एक खास बात, इस स्फीयर में आपके ISS भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो यहीं पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं। दूसरी खास बात, आप यहाँ से सैटेलाइट भी ड्रॉप करना शुरू कर सकते हो। जो सैटेलाइट्स हैं आप यहीं से ड्रॉप करना शुरू कर सकते हो, और यहाँ से ड्रॉप करते हो 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर तक आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। तो इस मंडल में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी स्टेब्लिश किए जाते हैं, और इसी मंडल से जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी ड्रॉप किया जाना शुरू हो जाता है। ठीक, आप ISS को यहाँ भी रख सकते हो, एक्सोस्फीयर में भी रख सकते हो। ठीक, तो अगले पॉइंट में, इसके बाद अगला पॉइंट हम देखें, 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद बहिर्मंडल पाया जाता है। द एक्सोस्फीयर फाइंड आफ्टर 640 किलोमीटर। अगले पॉइंट में द टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ हाइट इन दिस स्फीयर। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडल में भी आवेशित कण मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब यहां पर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव मिले थे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हम ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स आल्सो फाइंड इन दिस स्फीयर। एक्सोस्फीयर में भी आवेशित कण पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आल्सो फाइंड इन एक्सोस्फीयर। और इस स्फीयर में सिर्फ आपको दो गैसेस मिलेंगी, और दोनों डिफरेंट लेयर में, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, इस मंडल में दो गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और सेपरेट लेयर में, अलग अलग, मिक्सर नहीं होगा। ये हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर। अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिश्रण के आधार पर दो मंडल, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पर पांच स्फीयर हम लोगों ने देखे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। अब यहां से वन बाय वन पॉइंट हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिए, देखिए आपका रहा ट्रोपोस्फीयर, ये आपका रहा स्ट्रेटोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है ना। अब यहाँ से हम एक एक पॉइंट, अभी हम लोगों ने इस चीज को एक बार ड्रॉ करके देखा, इस तरफ एल्टीट्यूड लिया था, और इस तरफ हम लोगों ने अर्थ की सरफेस, जो टेम्परेचर का कॉलम था, उसके अकॉर्डिंग चीजों को हम देख रहे थे। इसको अभी हम लोगों ने ड्रॉ करके देखा। आ जाइए पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आपने अर्थ को एक गेंद या बॉल की तरीके यूं ले लिया, अब इस गेंद के चारों तरफ एयर है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। द एनवलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, द एनवलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर। तो इसमें पहला पॉइंट, द एनवलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। द एटमॉस्फेरिक गैसेस हेल्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक, अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करूं तो पेन नीचे आ रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से। वैसे गैसेस को भी अर्थ की ग्रेविटी ने हेल्ड कर रखा है, या खींच के पकड़ रखा है। अगर अर्थ आज अपनी ग्रेविटी वीक कर दे, सभी गैसेस स्पेस में निकल जाएंगी। ठीक, जैसे मार्स पर क्या हुआ, मार्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि अपने एटमॉस्फेरिक गैसेस को हेल्ड करके रख सके। ठीक, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी वीक था, और जब मैग्नेटिक फील्ड वीक था, उसकी वजह से जो सोलर स्टॉर्म था, उसने टोटल वहां के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया या नष्ट कर दिया। लेकिन अर्थ के केस में जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अच्छे से काम कर रही हैं। तो यहाँ के केस में देखो,
द एटमॉस्फेरिक गैसेस हेल्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसें पृथ्वी के गुरुत्व के कारण रुकी होती हैं। अगले पॉइंट में, द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर होती है। हम लोगों ने फिगर में 10,000 किलोमीटर का कॉलम दिखा रखा था, है ना। अगले पॉइंट में चलिए, कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनका संगठन, संगठन का मतलब कॉम्पोजिशन, है ना। सबसे पहले पॉइंट में आपको नजर आ रही है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज दिखाई दे रहा है 78%। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.94%, जिसको लोग राउंड फिगर में 21% या 21% लिख देते हैं। एग्जैक्ट फिगर क्या है? 20.94% ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन, आर्गन की परसेंटेज या प्रतिशतता है 0.93%। और अगले पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है ना, 0.036%। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्या लिख देता है? इस 6 को नहीं लेता और आपसे लिख देता है कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%। ये लिख के पूछ देता है, ये अगली डिजिट भी हम लोगों ने शामिल कर लिया ना, 0.03%। इट्स कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर देखा जाए तो ये इतने को जब आप ऐड करोगे तो 99 पॉइंट से समथिंग ज्यादा हो चुकी है, 99% से भी ज्यादा हो चुकी है। अब जो मिनिमम अमाउंट बचे हैं उनमें ऑलमोस्ट बाकी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका कॉम्पोजिशन है। अगले पॉइंट पे चले, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट टू बेसिस, वायुमंडल का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो पहला क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिश्रण के आधार पर। हेडिंग नंबर फर्स्ट आपकी, गैसों के मिश्रण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों के मिश्रण के आधार पर एट दिस बेसिस एटमॉस्फेयर डिवाइड इन टू पार्ट्स, इस आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। दे आर डिवाइड इन टू पार्ट्स, ठीक, दो भागों में विभाजित किया जाता है या टू पार्ट्स में, और वो कौन थे? होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। तो चलते हैं अगले पॉइंट में, होमोस्फीयर। अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस में पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया? होमोस्फीयर या सममंडल। सममंडल में क्या दिखाई दे रहा है? द मिक्सचर ऑफ गैसेस, द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म अर्थ सरफेस टू 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का मिश्रण लगभग एक समान पाया जाता है, जिसको सममंडल या होमोस्फीयर कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड नोन एज होमोस्फीयर। अगले पॉइंट में हेट्रोस्फीयर या विषममंडल। हेट्रोस्फीयर या विषममंडल पॉइंट में चलिए, द मिक्सचर ऑफ गैसेस नॉट यूनिफॉर्म and different layer of gases find after 80 किलोमीटर altitude, this sphere known as heterosphere। 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो गैसेस का मिक्सचर है या गैसों का मिश्रण है वो लगभग एक समान नहीं पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? विषममंडल। इनकी अलग अलग या सेपरेट लेयर्स मिलेंगी। ये आपके हेट्रोस्फीयर का कॉलम था। अगले पॉइंट में चले, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, ये अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लोगों ने देख लिया। अब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पर 5 भाग में क्लासिफाइड करोगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो वन बाय वन थिंग्स चलते हैं, चलिए। सबसे पहले यहां पर हम क्या देखें? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पर। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एटमॉस्फेयर डिवाइड इन 5 पार्ट्स, तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। और वो 5 भाग कौन से हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, है ना। अब यहाँ पर जो हमें एक एक पॉइंट नजर आ रहा है, देखो तो यहाँ पर आपके मीटियोर्स नजर आ रहे हैं ना, उल्का पिंड।
जो मीटियोर्स जलकर नष्ट हो रहे थे, कहाँ पर नष्ट हो रहे हैं? मेसोस्फीयर में। और इनको ही आप क्या कहते हो? शूटिंग स्टार्स। देखो सैटेलाइट ड्रॉप कहाँ किए गए हैं? थर्मोस्फीयर में। आप यहीं पर आईएसएस को भी स्टैब्लिश कर सकते हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी। ठीक। अगले पॉइंट में अगर देखें, आ जाइए, सबसे पहला हम लोग लेते हैं ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर में अगर आपको पॉइंट याद हो तो हम लोग एक एक पॉइंट चलते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ दिस स्फीयर 13 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से इस मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस स्फीयर एट इक्वेटर इज 18 किलोमीटर। इज 18 किलोमीटर। यहां पर इक्वेटर पर, ठीक, इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस स्फीयर इज 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। इस मंडल की अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर होती है। 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर होती है और वो मैक्सिमम हाइट होती है। याद रखना, ट्रोपोस्फियर की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 18 किलोमीटर। कहां पर? इक्वेटर पर, मीन्स भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर हाइट 18 किलोमीटर और ये मैक्सिमम है, अधिकतम ऊंचाई। और मिनिमम देखें, द मिनिमम हाइट ऑफ दिस स्फीयर 8 किलोमीटर। द मिनिमम हाइट ऑफ दिस स्फीयर 8 किलोमीटर एट पोल्स। इस मंडल की न्यूनतम ऊंचाई 8 किलोमीटर ध्रुवों पर होती है। अगले पॉइंट में आ जाइए, ट्रोपोस्फियर। अच्छा, वही पेज आपका दोबारा आ चुका है। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट में देखें, द टेम्परेचर डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। द टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो जो सबसे पहले हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया था, उस फिगर को ही आप आराम से समझना और ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आपको लगेगा आप उन्हीं बातों को यहाँ लाइन में लिख रहे हो, है ना। अगले पॉइंट में चलें, द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इन दिस स्फीयर। आप जो कह रहे हो कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, मान लो आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गए तो टेम्परेचर में कमी कितनी होगी? टेम्परेचर में कमी होगी नियर अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इस 6.5 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। अगले पॉइंट में क्या लिखा है? द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इन दिस स्फीयर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हाइट। इस मंडल में तापमान की सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट इज द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इन दिस स्फीयर, और जैसे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर का है, आंसर आपको याद होना चाहिए 6.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगले पॉइंट में चले, द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 165 मीटर हाइट। 1 किलोमीटर हाइट जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। अगर आप 1 किलोमीटर हाइट की जगह, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन कहूं कि जैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी हुई है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी कब होगी? जब आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाओगे। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। ये पॉइंट रहा। अगले पॉइंट में चले आइए, ऑल एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस। ये एटमॉस्फेयर लिखा है, इसको एटमॉस्फेरिक आप समझ लेना। द ऑल एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस लाइक स्ट्रोम, विंड स्ट्रोम, रेन, लाइटनिंग, ईटीसी फाइंड इन दिस स्फीयर। सभी वायुमंडलीय घटनाएं, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली का चमकना, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सब किस मंडल में पाए जाते हैं? सौर मंडल में। अगले पॉइंट में, द जेट स्ट्रीम फ्लो इन दिस स्फीयर बिटवीन 18 टू 12 किलोमीटर। इस मंडल में, इस मंडल में 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट प्रवाह पाया जाता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फाइटर प्लेन ने सर्च किया था। अगले पॉइंट में चलें, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लें।
द फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम फाइंड इन बोथ हेमिस्फीयर। ये जो जेट स्ट्रीम का प्रवाह है ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो पहला पॉइंट ये रहा कि फाइंड इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ जेट स्ट्रीम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेस्ट टू ईस्ट चलती है। अगले पॉइंट में देखा जाए द स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम की चाल, द स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम 339 टू 442 किलोमीटर पर आवर। जेट प्रवाह की चाल 339 से 442 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगले पॉइंट में चलो, इट्स इन्फ्लुएंस इंडियन मानसून सिस्टम, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ये भारतीय जो मानसून है उसको डायरेक्ट इफेक्टेड करती है। अगला आपका स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। अगली हेडिंग अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। द हाइट ऑफ दिस स्फीयर, इस मंडल की ऊंचाई 15 से 50 किलोमीटर है ना। 15 टू 50 किलोमीटर आपको मार्क जेफरसन की बुक में दिखाई देगा, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 13, क्योंकि हम लोगों ने एवरेज हाइट ले रखी थी ना 13 किलोमीटर, और मार्क और जेफरसन के अकॉर्डिंग 15 किलोमीटर। तो देखो 13 टू 50 किलोमीटर, आइदर 15 टू 50 किलोमीटर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट थी 18 किलोमीटर, मिनिमम हाइट थी 8 किलोमीटर और एवरेज हाइट 13 किलोमीटर ले रखी थी, है ना। तो यहाँ के केस में देखा जाए द हाइट ऑफ दिस स्फीयर बिटवीन 13 टू 50 किलोमीटर, इस मंडल की औसत ऊंचाई या इस मंडल की ऊंचाई 15 से 50 किलोमीटर या 13 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अगले पॉइंट में चलिए, द टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ अल्टीट्यूड, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा था स्ट्रेटोस्फीयर में, फिगर जाकर देखना, ओजोन गैस की वजह से। ओजोन ने क्या किया था, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब किया था, और जब अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था। अगले पॉइंट में देखिए, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, द ओजोन गैस लेयर फाइंड इन दिस स्फीयर, द ओजोन गैस लेयर फाइंड इन दिस स्फीयर which absorb ultraviolet which comes from sun due to its temperature increase in this sphere। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे इस मंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण इस मंडल का तापमान क्या होगा, इंक्रीज करेगा या बढ़ जाएगा। अगले पॉइंट में चलिए, द ओजोन गैस लेयर्स, द ओजोन गैस लेयर फाइंड इन दिस स्फीयर विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट कम्स फ्रॉम सन ड्यू टू दिस टेम्परेचर। अच्छा, इस पॉइंट को तो हम लोग कर चुके हैं ना। अगले पॉइंट में यहां तक आइए, द ओजोन लेयर फाइंड बिटवीन 20 टू 35 किलोमीटर, ओजोन गैस की परत 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। अगले पॉइंट में चले, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई हम किस में मापेंगे, डॉप्सन यूनिट में, और यह क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है। द मैक्सिमम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज इन अंटार्कटिक रीजन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान अंटार्कटिक रीजन पर हुआ है या अंटार्कटिक क्षेत्र में हुआ है। द मैक्सिमम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन अंटार्कटिक रीजन। अगले पॉइंट में ये, द मेजर गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं। अब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रमुख गैसें, इनमें से वन बाय वन हम देखें। जो सबसे प्राइम गैस है वो है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, दिस गैस वेयर कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स एंड एयर कंडीशनर्स until 1980 which is mainly responsible। इन गैसों का प्रयोग मोस्टली आपके एसी और रेफ्रिजरेटर में किया जाता है 1980 से, जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैस है। अब आपसे पूछा जाए कि CFC का मेन रिसोर्स क्या है, एसी और रेफ्रिजरेटर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन रिसोर्स आपको क्या दिखाई दिया, एसी एंड रेफ्रिजरेटर 1980 से। ये आपकी पहली गैस। सेकंड नंबर पर CFC के बाद देखें, CFC के बाद जो दूसरी गैस दिखाई दे रही है, अदर मेजर गैसेस या ओजोन डिप्लीसिंग
सब्सटेंस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी आप इसको कह सकते हो, जो अदर मेजर गैसेस हैं, अन्य प्रमुख गैसेस, या ओडीएस। अब ये ओडीएस के केस में हम देखना शुरू करें, अन्य प्रमुख गैसें या अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। यहां में जो दूसरी गैस हम देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। थर्ड नंबर पर हेलोन्स। ठीक, हेलोन्स जो है, जो आग बुझाने के लिए जो फायर एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये फायर नहीं, ये फायर है ना, जो फायर गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या क्या होती हैं, हेलोन्स। नेक्स्ट में देखा जाए फोर्थ नंबर पर मेथिल ब्रोमाइड। आपको फोर्थ नंबर पे जो गैस दिखाई देगी वो है मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड के बाद फिफ्थ नंबर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिक्स्थ नंबर पर आपको गैस नजर आएगी हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। सेवंथ नंबर पर मेथिल क्लोरोफॉर्म, जिसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हो, जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो जाता है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल जो है अनकॉन्शियस करने के लिए किया जाता था। तो जो मेथिल क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी नुकसान पहुंचाती है। एट्थ नंबर पर क्लोरोब्रोमोमीथेन, क्लोरोब्रोमोमीथेन। ठीक, तो यहाँ के केस में देखा जाए आपको इतनी गैसेस दिखाई दे रही हैं जो सीधे नुकसान पहुंचा रही हैं। अब इन गैसेस की एक स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी के केस में अगले पॉइंट पे चले आ जाओ। ये जो ओडियस गैसेस हैं ये ट्रोपोस्फियर में तो स्टेबल रहती हैं, और जैसे स्ट्रेटोस्फियर में जाती हैं वे तुरंत रिएक्शन करेंगी और ब्रेक कर जाएंगी, टूट जाएंगे इनके कंपाउंड्स, और उसके बाद ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगी और ओजोन लेयर को तोड़ना शुरू कर देती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द ओडियस गैसेस आर स्टेबल इन ट्रोपोस्फियर, stable in troposphere but breaks down in stratosphere, and its release chlorine and bromine atoms that reacts ozone and destroy it. ओडियस गैसें सोम मंडल में स्थिर होती हैं परंतु समताप मंडल में विखंडित हो जाती हैं या टूट जाती हैं। विखंडन से निकलने वाली क्लोरीन एवं ब्रोमीन गैस ओजोन से अपक्रिया करके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उसको समाप्त कर देती है। तो एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस, ऑप्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन दे रखा था, लोगों का ध्यान नहीं गया। अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले CFC ली थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में क्लोरो मतलब क्लोरीन भी है, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी नुकसान पहुंचाती है। वैसे यहाँ पर आपको ब्रोमीन दिखाई दे रही, क्लोरीन, अगर देखा जाए CFC में आपकी फ्लोरो गैस भी निकल रही थी, फ्लोरीन गैस है ना। तो यहाँ के केस में देखा जाए ये जो है ट्रोपोस्फियर में तो ये गैसेस स्टेबल रहेगी, और जैसे ये स्ट्रेटोस्फियर में पहुंची, इनको टेम्परेचर ज़्यादा मिला, वैसे ही ये स्प्लिट कर जाएंगी, टूट जाएंगी, फिशन कर जाएंगी, और उसके बाद ये रिएक्शन करेंगी ओजोन गैस के साथ और ओजोन गैस को कंप्लीटली नुकसान पहुंचाएंगी। अगले पॉइंट में चले, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये कब हुआ था, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। कहां पर, कनाडा में। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, कहां पर, कनाडा। वहां पर एक एग्रीमेंट किया जाता है कि CFC को 1 by 1 स्टेप करते हुए कंप्लीटली इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ओजोन गैस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और जबकि जिसको बहुत ही नुकसानदेह माना जा रहा है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी that bans the release of ozone depleting gas like CFC and ODS. अंतरराष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि 1987 1987 के द्वारा ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्पादन पर रोक लगाना है, जैसे CFC और जो अन्य डिप्लीटिंग गैसेस थी इन पे। तो CFC और ODS पर जो प्राइम रूप से इनको बैन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संधि या ट्रीटी की गई। अगले पॉइंट में चलिए, मिसोस्फियर या मध्यमंडल, थर्ड नंबर पर। मध्यमंडल में अगर आपको याद हो तो हमने सिर्फ 4 पॉइंट लिए थे। सबसे पहला पॉइंट तो इसकी हाइट की बात कर लें, या एड्रेस इसका देखिए, द हाइट ऑफ दिस स्फीयर बिटवीन 50 to 80 किलोमीटर। इस मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अगले पॉइंट में, द टेम्परेचर
द टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। द टेम्परेचर डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। अगले पॉइंट में द मिनिमम टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस इन एटमॉस्फेयर पॉसिबल इन दिस स्फीयर, वायुमंडल का न्यूनतम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस इसी मंडल में संभव होता है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे कि पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, -100 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा मेसोस्फीयर या मध्यमंडल में। अगले पॉइंट में चला जाए, द मीटियोर्स डिस्ट्रॉय इन दिस स्फीयर विच इज नोन एज शूटिंग स्टार्स, इस मंडल में उल्का पिंड जलकर नष्ट होते हैं जिनको टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, विच इज नोन एज मीटियोर्स। जो मीटियोर्स उनको आप क्या कह रहे हो, शूटिंग स्टार्स। ड्यू टू फ्रिक्शन जब ये बर्न करना शुरू करेंगे, डिस्ट्रॉयेंगे, तो इनको ही आप कहोगे शूटिंग स्टार्स या टूटता हुआ तारा। अगले पॉइंट पे चले आइए, आयनोस्फीयर या आयन मंडल। आयनोस्फीयर या आयन मंडल के केस में हमें पॉइंट क्या देखना है, दिस स्फीयर आल्सो नोन एज थर्मोस्फीयर, इस मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में आइए, द हाइट ऑफ दिस स्फीयर बिटवीन 80 to 640 किलोमीटर, इस मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अगले पॉइंट में, द चार्ज पार्टिकल फाइंड इन दिस हेमिस्फीयर, इस मंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स हम लोग देख रहे थे, है ना, आवेशित कण या चार्ज पार्टिकल्स फाइंड इन दिस स्फीयर। अगले पॉइंट में, द रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दिस स्फीयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कई बार पूछा जा चुका है कि रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित या रिफ्लेक्ट होती हैं, गई टकराकर वापस आ गई, तो रेडियो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं आयनोस्फीयर से। द रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दिस स्फीयर, इस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। अगले पॉइंट में देखिए, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन दिस स्फीयर, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इस मंडल में स्थापित किए जाते हैं। मतलब शुरुआत यहां से होगी, इसके बाहर आप कितना भी स्थापित करते चले जाओ, मतलब शुरुआत यहां से होगी, ठीक, आयनोस्फीयर से। अगले पॉइंट में चले आइए, एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। अब एक्सोस्फीयर में पहला पॉइंट क्या है, दिस स्फीयर फाइंड एट 640 किलोमीटर, आफ्टर 640 किलोमीटर, है ना, यह मंडल 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद पाया जाता है। अगले पॉइंट में, द टेम्परेचर इंक्रीज विथ अल्टीट्यूड, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, द टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ अल्टीट्यूड। अगले पॉइंट में, द चार्ज पार्टिकल्स फाइंड इन दिस स्फीयर, इस मंडल में भी आवेशित कण पाए जाते हैं, तो दो जगह मिल रहे हैं, एक आपका मिल रहा है आयनोस्फीयर में और एक आपका कहाँ मिल रहा है, एक्सोस्फीयर में, जो चार्ज पार्टिकल्स है दो स्फीयर में मिलेंगे। अगले पॉइंट में, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एस्टेब्लिश्ड इन दिस स्फीयर, जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो इस मंडल में स्थापित किए जा सकते हैं। देखा जाए, मैंने आपसे कहा था ना कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको आप आयनोस्फीयर से स्टैब्लिश करना शुरू कर सकते हो, है ना, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो आयनोस्फीयर से ही स्टैब्लिश करना शुरू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है, ठीक। अगले पॉइंट में देखा जाए, द डिफरेंट लेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फाइंड इन दिस स्फीयर, इस मंडल में सिर्फ दो गैसेस मिलेंगी, हाइड्रोजन और हीलियम, गैस की सेपरेट लेयर, डिफरेंट लेयर यहाँ पर मिलेंगी, एक हाइड्रोजन गैस की लेयर, फिर हीलियम गैस की लेयर, है ना। तो यहाँ पर हमें इतनी इंफॉर्मेशन, टोटल एक जो 5 सेगमेंट्स थे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर आपने एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको हम लोगों ने 1 पॉइंट डिस्कस किया, ठीक। तो ये जो आपके एटमॉस्फेयर का कॉलम था अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और आपने जो अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ गैसेस किया था, इन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने किया 1 by 1 थिंग्स। इन सब चीज़ों को आप अपनी नोट्स में साथ साथ लिखते चलना, और जब आप नोट्स बनाओगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।